So, some basic terms used by clinical nutritionists and dietitians are, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं और डाइटिशियंस या फिजिशियंस जो होते हैं उनके द्वारा जो बेसिक टर्म्स यूज़ किए जाते हैं न्यूट्रिशनल केयर सिस्टम में, उनकी आज हम नॉलेज लेंगे। प्लस आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डाइट्स। सो टाइप्स ऑफ डाइट्स क्या होता है? एवरी न्यूट्रिशनल केयर प्लान एम्स टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू एज जेंडर। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि न्यूट्रिशनल केयर कोई भी अवेल कर सकता है, वो मैटर नहीं करता उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, ओके, ऑक्यूपेशन क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, इट डजेंट मैटर। मैटर करता है कि उसके सारे अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बैलेंस्ड होने चाहिए। सो डाइट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो फॉलोइंग टाइप्स क्या रहेंगे? स्टैंडर्ड, रेगुलर और बैलेंस्ड डाइट। This is a basic balanced diet which meets the need of an individual and is given when the individual's medical condition does not require any specific modification. So स्टैंडर्ड, रेगुलर और बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? ये हम किसी भी पर्सन को तब देते हैं जब उसको कोई भी मेडिकल इलनेस नहीं होता है, वो प्रॉपरली फिट होता है, बट उसके अंदर जो एनर्जी का लेवल है, न्यूट्रिएंट्स का लेवल है, उसको बैलेंस करने के लिए हम उसको मॉडिफाइड डाइट देते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या ज़रूरत है डेली ड्राई फ्रूट्स को खाने का, फ्रूट्स खाने के लिए कोई हमें नीड नहीं है, बट हम क्यों खाते हैं? ताकि हमारे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर किसी चीज़ का डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए हम पहले से ही अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके चलते हैं। हम संतरा खा रहे हैं, मौसमी खा रहे हैं, विटामिन सी का इंटेक हो रहा है, डेली हम मिल्क पी रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे अंदर कैल्शियम जा रहा है। तो इससे क्या होगा? आने वाले टाइम में हमें डेफिशिएंसीज नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो दे कैन बी क्योर्ड। सो ऐसी डाइट्स जिसमें कि राइट प्रपोर्शन में, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, सो मॉडिफाइड और थेराप्यूटिक डाइट्स क्या होती हैं? मॉडिफाइड और थेराप्यूटिक डाइट्स का मतलब है ऐसी डाइट्स जिनके थ्रू हम किसी भी पर्सन को जिसका मेडिकल कंडीशन है, जो डायग्नोस किया गया है, उसको डाइट थेरेपी दे रहे हैं, उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक डाइट्स। A therapeutic diet is a qualitative और quantitative modified version of normal regular diet। ये बैलेंस डाइट का ही एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। इसमें हम पर्सन को वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइम पे उनको नीड है जिन चीज़ों की। ओके, एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पेशेंट्स इंडिविजुअल्स। ये सारा वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी पर्सन को जिस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की नीड है उसको उसी डाइट में वही मॉडिफिकेशन करके दिया जाएगा। ओके, रीज़न फॉर मॉडिफाइंग द डाइट्स। रीजंस क्या है कि हमें क्यों डाइट को मॉडिफिकेशन करना होता है? फॉर लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट्स में जो है अपनी डाइट को प्रॉपर डेफिशिएंसीज हमें फेस ना करनी पड़े, ट्रीटमेंट हमारा प्रॉपर हो जाए, इसलिए हमारे को जो है एक अच्छी डाइट, थेरेप्यूटिक डाइट्स जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। फॉर पेशेंट्स हु आर माल नरिश बिकॉज ऑफ डिजीज़ लाइक कैंसर, इंटेस्टाइनल डिजीज़ एक्सेट्रा। और ऐसे पेशेंट्स जो कि माल नरिश्ड हैं, अंडर नरिश्ड हैं बिकॉज ऑफ देयर सम डिजीज़ लाइक कैंसर एंड ऑल, तो उसकी वजह से उनको जो डेफिशिएंसीज फेस करनी पड़ रही है या उसके चलते उनकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाता है थेरेप्यूटिक डाइट्स के थ्रू या मॉडिफाइड डाइट्स के थ्रू। ओके, और उसके बाद टू अवॉइड फूड्स ड्यू टू फूड एलर्जीज़ और फूड इंटॉलरेंस, ये मैंने अपने आप को प्रीवियस वीडियो में भी बताया, आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ अ डाइट कैन बी मॉडिफाइड। अब तक हमने पढ़ा कि मॉडिफाइड डाइट्स लेनी पड़ती है उन पेशेंट्स को जिनको रिक्वायरमेंट होता है सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स या उनके अदर डेफिशिएंसीज को क्योर करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि हाउ अ डाइट कैन बी मॉडिफाइड। डाइट्स को मॉडिफाइड किया कैसे जाता है? टू मीट द थेरेप्यूटिक नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल पेशेंट, अ डाइट कैन बी मॉडिफाइड टू फॉलोइंग वेज: चेंज इन कंसिस्टेंसी ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट। सो क्या किया जाता है? उनकी जो डाइट का कंसिस्टेंसी होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। इफ़ समवन इज़ नॉट एबल टू च्यू द फूड और टू स्वॉलो द फूड, तो उनको क्या बोला जाएगा? आप लिक्विड कंसिस्टेंसी का फूड इनटेक कीजिए, जो कि उनको खाने में ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी वैल्यू ऑफ द डाइट, फॉर एग्जांपल लो कैलोरी डाइट फॉर वेट रिडक्शन, हाई कैलोरी डाइट फॉर बर्न्स। तो उसके बाद किया जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एनर्जी वैल्यूज़।
लो कैलोरी डाइट किसको दी जाएगी? वेट रिडक्शन, जो बहुत ज़्यादा फैटी लोग होते हैं, जो या जिनका फैटी लिवर जो है डायग्नोस किया जाता है, तो उनको बोला जाता है आप लो कैलोरी डाइट्स लीजिए। और उसके बाद हाई कैलोरी डाइट्स उनको दिया जाता है फॉर बर्न्स। फॉर बर्न्स मीन्स कि जो लोग बहुत ज़्यादा वर्किंग होते हैं, जैसे हमारे हो गए फार्मर्स हो गए, या और भी ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है काम करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्लिम हैं, तो उनको हाई कैलोरी डाइट जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद आता है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड। तो उसमें क्या है कि हम कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स को जो है डाइट से या तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, प्रॉपरली हटा देते हैं, या फिर उनका इंटेक कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉर सोडियम का मतलब है कि कुछ पेशेंट्स को बोला जाता है आपको ज़्यादा नमक नहीं खाना है, तो उनको दी जाती है सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स। लैक्टोज रिस्ट्रिक्टेड, तो लैक्टोज का मतलब क्या है? लैक्टोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। तो लैक्टोज जिस जिस इंग्रेडिएंट में या जिस भी फूड इंग्रेडिएंट में, फूड में जो है लैक्टोज पाया जाता है, तो उस पेशेंट को बोला जाता है कि आप ये पर्टिकुलर फूड आपको नहीं इनटेक करना है, आपको लैक्टोज फ्री डाइट जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। हाई फाइबर डाइट और हाई पोटेशियम डाइट। हाई फाइबर और हाई पोटेशियम डाइट का भी यही मतलब है कि जिनके अंदर फाइबर का डेफिशिएंसी या पोटेशियम का डेफिशिएंसी है, उनको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। तो इनका मतलब क्या है? ब्लैंड डाइट्स। ब्लैंड डाइट्स का मतलब है कि ऐसी डाइट्स प्रोवाइड करना जिसमें हम पेशेंट को या तो बोल रहे हैं आप उबली हुई चीज़ें खाइए, उबला हुआ खाना खाइए, या ऐसा खाना खाइए जिसमें स्पेसिफिक स्पाइसेस जो है वो मौजूद ना हो। नेक्स्ट है हमारा ओमिशन ऑफ स्पेसिफिक फूड सच एज एलर्जी डाइट्स, ग्लूटेन फ्री डाइट। तो ये इसमें बताया गया है कि एलिमिनेशन किन चीज़ों का करते हैं? एडजस्ट इन द रेशियो ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स सच एज डायबिटिक डाइट, रेनाल डाइट एंड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग डाइट्स। तो इन सब चीज़ों का जो है बैलेंस करके उनको मॉडिफाइड डाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट डाइट्स। तो इस पर जो है इंडिविजुअली क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कई बार पेपर में कि व्हाट इज़ टेस्ट डाइट, या टेस्ट डाइट्स किन के लिए होती हैं, कब दी जाती है, क्यों इनका इम्पोर्टेंस है। सो टेस्ट डाइट्स वो डाइट्स होती हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या पेशेंट को दी जाती हैं विद सम मॉडिफिकेशन। पहले जो वो डाइट अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं, अगर उस डाइट को देखा जा रहा है, उस डाइट को अगर हम देखें, अगर हमारे चार्ट में कोई चेंज नहीं लगता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, या डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट जो भी हैं, वो क्या करते हैं, उनकी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो उसको वो देखते हैं कि क्या इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद इनके अंदर कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इफ़ येस, तो वो उन इंग्रेडिएंट्स को चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम द प्रीवियस इंग्रेडिएंट्स, और फिर उसी डाइट को फॉलो करवाते हैं जो टेस्ट डाइट के थ्रू उन्होंने मॉडिफिकेशंस करके दिए थे। तो टेस्ट डाइट जो होता है वो हमारा फॉर अ वाइल 1 डे के लिए होता है, जिसमें देखा जाता है कि पेशेंट जो है उसको बियर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या पेशेंट को जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो पा रही हैं। सो दीज आर सिंगल मील्स और डाइट्स लास्टिंग 1 और few days that are given to patients for conducting certain test। कुछ टेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उस चीज़ के लिए ये टेस्ट डाइट्स दिए जाते हैं। चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ मील्स, फीडिंग इंटरवल्स, रीअरेंजमेंट ऑफ द नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मील्स। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक डाइट, डाइट फॉर प्रेगनेंसी, इन्फेंसी डाइट्स। सो मैं आपको बता दूं कि डायबिटिक डाइट्स जो है उनकी इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर दी जाती है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, एक तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, मतलब उनको कई बार उनका एपेटाइट ऐसा हो जाता है कि उनको बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पे भूख लगने लगती है, प्लस उनसे वो जो भूख है जो उनको अभी उनसे भूख वो बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उनके लिए क्या किया जाता है, एक इंटरवल्स डिसाइड कर दिए जाते हैं कि आपको पर्टिकुलर इंटरवल्स पे फ्रीक्वेंसी के मतलब आपको कितनी बार खाना है, पर्टिकुलर इंटरवल्स पर कितनी कितनी बार खाना खाना है, क्या खाना है, वो डिसाइड कर दिया जाता है। उसके बाद डाइट फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है कि कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ, तो उसके लिए भी इंटरवल्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। इंटरवल्स इसलिए डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने जो खाना खाया है उसका अंदर जाके डाइजेस्ट होना भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके बाद ही आप कुछ खाइएगा। ये चीज़ जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इसलिए इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करी जाती हैं।
और इन्फेंसी एक्सेट्रा। इन्फेंसी मीन्स अभी बेबी है, बेबी आने वाला है कुछ टाइम में, और कुछ बच्चों के लिए जो डाइट प्लान किए जाते हैं कि बच्चों को थोड़े थोड़े टाइम में खाना दीजिए, तो इन सब चीज़ों के थ्रू जो है पूरा इंटरवल्स और फ्रिक्वेंसी डॉक्टर्स डिसाइड करके देते हैं। उसके बाद आता है हमारा चेंजेस मॉडिफिकेशन इन कंसिस्टेंसी ऑफ डाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजेस मॉडिफिकेशन इन कंसिस्टेंसी ऑफ डाइट। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन पेशेंट्स में बी एडवाइस लिक्विड, सॉफ्ट और रेगुलर डाइट। तो लिक्विड डाइट कई पेशेंट्स की कंडीशन ऐसी होती है जो कि लिक्विड डाइट पर ही सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड डाइट पर भी सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको डाइट्स थ्रू इंजेक्शंस के थ्रू उनको जो है दिया जाता है खाने को। उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिनका बकल कैविटी ठीक होता है, तो दे कैन ईजिली च्यू एंड swallow द फूड। तो अब हम पढ़ते हैं liquid diet. Liquid diet consists of food that are liquid in consistency at room temperature. Liquid diet is usually given when the patient is unable to tolerate solid foods. तो liquid diets तब दी जाती है जब patient जो है unable हो tolerate करने के solid foods को। After surgery, during acute infections और digestive problems. So ऐसी डाइट्स कब दी जाती हैं? या तो पेशेंट सॉलिड फूड्स को टॉलरेट करने में, स्वॉलो करने में या चबाकर खाने में सक्षम ना हो। दूसरा, ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शंस, या तो उसके मुंह में कोई इन्फेक्शन है या उसको अल्सर है, उसका ईसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से एक्यूट का मतलब कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो उसको इन्फेक्शन हो गया है उसके वजह से वो खाने लायक नहीं है, तो उसको लिक्विड डाइट्स पर रखा जाता है। दूसरा है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, पेट का कुछ कैंसर है या फिर कोई और अदर बीमारी है उसको। और टू रिप्लेस फ्लूइड्स लॉस्ट बाय वॉमिटिंग, डायरिया। और किस लिए भी दिया जाता है कि हमारे जो बॉडी होती है उसमें वॉमिटिंग और डायरिया के टाइम पर बहुत से फ्लूइड्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने देखा होगा अगर हमें वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है तो हमारा पूरा जो माउथ है वो लार्वा से फिल आउट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि जो हमारे पेट जो होता है, हमारा स्टमक जो होता है, उसमें HCl फिल होता है। HCl एसिड जब बाहर आएगा तो वो हमारे मुंह को डैमेज ना करे, हमारे टीथ को डैमेज ना करे, हमारे टूथ को डैमेज ना करे, तो इस वजह से पूरा मुंह जो हमारा लार्वा से भर जाता है, जिसकी वजह से वो HCl का जो इफेक्ट है वो हमारे मुंह पर नहीं होता। नेक्स्ट है डायरिया। तो लिक्विड डाइट्स इसलिए भी दी जाती हैं क्योंकि वॉमिटिंग और डायरिया के वक्त बहुत सारे फ्लूइड्स का लॉस हो जाता है, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए भी लिक्विड डाइट्स दिए जाते हैं। उसके बाद क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट का मतलब है, तो लिक्विड डाइट तो ये थी कि जो हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहे, और क्लियर लिक्विड डाइट का मतलब है बिल्कुल ऐसा खाना जिसमें बिल्कुल भी सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद ही ना हो। इट कंसिस्ट ऑफ फूड दैट आर फ्लूइड इन कंसिस्टेंसी। अब ये आप जो टर्म है वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, लिक्विड एंड फ्लूइड कंसिस्टेंसी। लिक्विड कंसिस्टेंसी में आपकी कंसिस्टेंसी जैसे सूप लाइक कंसिस्टेंसी आप इनटेक कर सकते हैं, बट इन फ्लूइड कंसिस्टेंसी यू आर नॉट एबल टू इनटेक द लिक्विड कंसिस्टेंसी फूड, लाइक सूप कंसिस्टेंसी फूड आप नहीं खा सकते। सूप थोड़ा सा हमारा हाई थिकनेस होती है हमारे सूप के अंदर, लेकिन जो फ्लूइड कंसिस्टेंसी होती है उसमें बिल्कुल भी थिकनेस नहीं होता। उसमें ऐसा होता है लाइक आपने पानी लिया और उसमें नमक घोला, तो इतना पतला होता है वो, ओके। और बहुत ही लाइट कंसिस्टेंसी होती है उसकी। प्लस जैसे हमारा बोला जाता है ना, बार्ले का वाटर पीजिए आप, ऐसी सब चीज़ों को मिलाकर पानी के अंदर तब उनको दिया जाता है। और ये डाइट्स जो है ये कुछ ही टाइम तक के लिए दी जाती हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन फ्लूइड डाइट पे लिक्विड डाइट पर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जो लिक्विड और फ्लूइड डाइट्स होती हैं वो सॉलिड डाइट से बहुत कम न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, न्यूट्रिशनियस होती हैं, ओके। तो इनको सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही कहा जाता है कि आपको ये फॉलो करना है। सो क्लियर एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट्स एम टू प्रोवाइड फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। सो ये किस लिए दिया जाता है कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए हमारे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनकी कमी ना हो। तो इसलिए हमें क्या है, क्लियर लिक्विड डाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं। आपने देखा होगा ग्लूकोज चढ़ता है किसी को, तो ग्लूकोज क्या है, एक बिल्कुल क्लियर लिक्विड डाइट है। इट प्रोवाइड्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ
अदर न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे को देखने की, बोलने की, पेशेंट बात कर सकता है, देख सकता है, खा सकता है, लाइक खा नहीं सकता बट इतना एबल है कि हाँ वो क्लियर लिक्विड डाइट को इनटेक कर सकता है। इतनी एनर्जी हमें ये इस खाने से मिलती है। हमें इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि हम उठ के खड़े होकर भाग रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी हमको नहीं मिलती है खाना खाकर। ओके, इट इज़ ऑल्सो डेफिशिएंट इन फाइबर, और ये फाइबर में भी डेफिशिएंट होता है। लाइक इसको खाने के बाद जो फाइबर, अच्छा फाइबर वाला फूड होता है, उसकी वजह से हमारा जो एक्सक्रीटा होता है वो बहुत थिक आता है हमें, है ना। लेकिन जो क्लियर लिक्विड डाइट्स खाते हैं उनका एक्सक्रीटा कैसा होता है, बहुत ही लिक्विड, और बहुत ही उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत कम होती है, बिल्कुल थिक नहीं होता वो भी। सो हैंस इट इज़ न्यूट्रिशनली इनएडिक्वेट एंड शुड बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड। तो न्यूट्रिशनली ये क्या है, बहुत ही इनएडुकेट है, क्योंकि न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में सारे न्यूट्रिएंट्स का मिलना। बट इसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या है, इनअप्रोप्रिएट है न्यूट्रिशनली। बट ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देना मैंडेटरी है, बिकॉज जो पेशेंट है वो इस एबल ही नहीं है, इतना एबल ही नहीं है कि वो अच्छे से च्यू करके खाना खा पाए, तो हम उसको सॉलिड फूड दे ही नहीं सकते। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 to 2 days होती है। द क्लियर लिक्विड डाइट इज़ गिवन व्हेन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैज़ टू बी केप्ट एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल, किसी भी पर्सन का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो डैमेज है, या उसको रेस्ट की ज़रूरत है, अल्सर हो गया है, कोई HCl की वजह से डैमेजेस आ गए हैं, तो उनको क्योर होने के लिए, बट ऐसा तो नहीं है ना कि पर्सन को खाना ही ना दे, खाना नहीं देंगे तो वो वैसे भी मर जाएगा, वैसे भी डेड लाइक कंडीशन हो जाएगी उसकी। तो उसको रेस्ट करवाने के लिए क्लियर लिक्विड डाइट्स दी जाती हैं, लाइक जो बिल्कुल पानी की तरह होती हैं। उसके बाद आता है हमारा बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी इन्वॉल्विंग द माउथ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर और इन एक्यूट वॉमिटिंग और डायरिया। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हम वॉमिटिंग, डायरिया या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसका ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुई हो, तो उस टाइम पर जो है हमें ऐसी डाइट्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ क्लियर लिक्विड डाइट है हमारा ग्लूकोज वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्ट्रेन्ड फ्रूट जूसेस, स्ट्रेन्ड फ्रूट जूसेस मतलब जो बिल्कुल छने हुए फ्रूट जूसेस होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी बल्क भी ना हो फ्रूट्स के। और कोकोनट वाटर दिया जाता है। लाइम जूस, वे वाटर, बार्ले वाटर, राइस वाटर, ये सब आप याद कर लीजिएगा बिकॉज पूछा जाता है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ जाता है कि लिक्विड डाइट क्या है और क्लियर लिक्विड डाइट क्या है। लिक्विड डाइट के लिए आप एग्जांपल्स बताइए और क्लियर लिक्विड डाइट के लिए। तो लिक्विड डाइट के लिए आपका एग्जांपल हो गया दलिया, ठीक है, और दालें, मतलब बहुत ही पतली दालें जो होती हैं। और इसके लिए आपका हो गया राइस वाटर, क्लियर दाल सूप। इसमें देखिए, इसमें आप क्लियर दाल सूप पी रहे हो, उसमें दालें नहीं होती हैं, लेकिन जो आप लिक्विड डाइट में खाएंगे उसमें आप दाल डाल सकते हैं, दाल के पार्टिकल्स भी होते हैं उसके अंदर। ओके, फुल लिक्विड डाइट का मतलब क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ फूड दैट आर लिक्विड और सेमी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। It is a step between a clear liquid diet and a soft diet. It is given to people who can't chew, swallow or digest solid food. तो फुल लिक्विड डाइट्स क्या होती है कि अभी जो हमने क्लियर लिक्विड डाइट और लिक्विड डाइट के बारे में पढ़ा, वो जो एक पर्सन है या पेशेंट है वो उसको स्वॉलो कर पा रहा है, अंदर मुंह के रास्ते से वो उसको इनटेक करने के लिए अभी एबल है। बट फुल लिक्विड डाइट्स का क्या मतलब है कि पर्सन को बिल्कुल ऐसा खाना देना है क्योंकि वो पर्सन अभी इतना भी एबल नहीं है कि वो अपने आप खा सके। तो हु कांट च्यू, स्वॉलो और डाइजेस्ट सॉलिड फूड्स की यहाँ पे बात हो रही है। इट हैज़ मोर कैलोरीज दैन द क्लियर लिक्विड डाइट एंड गिव्स एडिक्वेट नरिशमेंट, बट इट इज़ डेफिशिएंट इन फाइबर। तो फुल लिक्विड डाइट क्या होती है? ये न्यूट्रिशन तो होता है इसके अंदर, लेकिन फाइबर की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इट इज़ गिवन टू पोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपरेटिव पेशेंट्स and during gastrointestinal illness. So example beverages, cream soups, vegetable soups, dal soups, lassi, buttermilk, yogurt, hot cocoa, tea or liquid with milk, porridge, refined cereals, custard, poached or half boiled egg etc. ये आप इसमें दे सकते हैं। हाफ बॉइल्ड एग का मतलब क्या है कि जो थोड़ा सा बॉइल्ड भी हो और थोड़ा सा अनबॉइल्ड भी हो, तो ऐसी कंसिस्टेंसी आप दे सकते हैं, बट सॉलिड पार्टिकल्स नहीं दिए जा सकते। एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डाइट, तो एडवांटेजेस क्या हैं लिक्विड डाइट के?
Nutrients are easily absorbed if the gastrointestinal tract is functioning normally. अगर जो हमारा ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो बहुत ईजीली जो है इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है. इट गिव्स रेस्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मैनी ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स को रेस्ट देता है. जैसे कि अगर हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं लिक्विड डाइट, तो हमारे लिवर को बहुत कम काम करना पड़ रहा है. हमारा ईसोफेगस, हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब बहुत कम काम कर रहे हैं, बिकॉज हम उनको आधा काम हमने ही उनका कर दिया. हमने जो है फूड को बिल्कुल डाइजेस्ट करके ही अंदर डाल लिया एक तरीके से, अगर हम पानी के फॉर्म में ले रहे हैं तो. उसके बाद आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ लिक्विड डाइट, कि ये प्रॉपरली न्यूट्रिशनली जो है रिचमेंट नहीं होता है इनके अंदर. इट डज नॉट मीट द कंप्लीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट. तो पेशेंट्स के सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है इसके थ्रू फुलफिल किए नहीं जा सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्ट डाइट. It is a similar to the regular diet and consists of solid but soft food that are lightly seasoned, low in fibrous or gas forming foods and are easy to chew and digest. So सॉफ्ट डाइट में हमारे ऐसे फूड्स आते हैं जो कि हम इजीली च्यू कर सकते हैं. हमारे दांतों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है इनको चबाने के लिए. और इनके अंदर क्या होता है, बहुत ही कम फाइबर होता है, फाइब्रस नहीं होते. फॉर एग्जांपल फाइब्रिक फूड होता है हमारा रोटियां, हमारे चावल, तो ये ऐसा फूड नहीं होगा अब इसमें. सो नेक्स्ट है हमारा इट डज नॉट कंटेन हार्श फाइबर, स्पाइसेस, हाई फैट और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स. ये बहुत ही एकदम सादा सिंपल सोबर खाना होता है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते हैं. कोई ऐसा फूड नहीं होगा जो हमें बहुत ज़्यादा जिसके लिए काम करना पड़ रहा है चबाने के लिए हमारे दांतों को. ऐसा कोई खाना इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता. द फूड्स इंक्लूडेड शुड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इनडाइजेशन, abdominal distension, nausea, cramping, or any other gastrointestinal problems. It is given during severe infections, gastrointestinal disorder, and in the early phase of recovery after surgery. तो ऐसा खाना कब दिया जाता है कि अर्ली फेज रिकवरी आफ्टर सर्जरी, मीन्स सर्जरी आपकी हो चुकी है, बहुत टाइम हो गया, अब आप थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाइट से सॉफ्ट डाइट की तरफ आ रहे हैं, तो वो ऐसा खाना आपको तब दिया जाता है. द सॉफ्ट डाइट इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन अ लिक्विड एंड अ नॉर्मल डाइट. ये एक ट्रांजिशन होता है लिक्विड से नॉर्मल डाइट की तरफ. बट अभी आप प्रॉपर सॉलिड डाइट नहीं खा रहे हैं, अभी आप सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं. ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन अ पेशेंट हैज़ टू गिव अप अ फुल लिक्विड डाइट बट इट इज़ येट नॉट एबल टू टॉलरेट अ नॉर्मल डाइट. ये पेशेंट का वो कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट एबल तो है खाना खाने के, चबाने के, स्वॉलो करने के लिए, बट अभी वो इतना ज़्यादा मतलब नॉर्मल नहीं हुआ है पेशेंट का कंडीशन कि वो प्रॉपरली खाने को, जो सॉलिड फूड होता है उनको चबा कर खा सके. तो इसलिए हम उसको सॉफ्ट फूड देते हैं. लिक्विड से धीरे धीरे हम सॉफ्ट की तरफ जाते हैं, उसके बाद उनको सॉलिड डाइट प्रोवाइड की जाती है. सो एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट डाइट आर कुक्ड वेजिटेबल्स, सॉफ्ट रॉ फ्रूट्स विदाउट सीड्स. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बनाना दे सकते हैं पेशेंट को. ओके, इसमें हम चीकू दे सकते हैं. सूप्स ऑफ वॉश्ड पल्सेस, धुली दाल, खिचड़ी दलिया, साबुदाना, ब्रेड, पोहा, उपमा, योगर्ट, खीर, हलवा, ऐसी चीज़ें जो हैं पेशेंट को दी जाती हैं. ओके, फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ द डाइट. सो इसमें ना क्या है, जो ये एग्जांपल्स मैं अभी आपको बता रही हूँ या फिर जो ये मॉडिफिकेशंस और कंसिस्टेंसी ऑफ डाइट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दलिया इसमें बोला गया है, बार्ले वाटर बोला गया है, तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप उसको लिक्विड डाइट में नहीं दे सकते. है तो वो भी क्लियर लिक्विड डाइट, तो आप उसको लिक्विड डाइट के अंदर भी दे सकते हैं. बट बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने एग्जाम्पल में कोई भी ऐसा फूड ना लिख के आएँ जो कि जिसको टाइम लगे चबाने में, जिसके लिए बहुत ज़्यादा उनको एफर्ट लगाना पड़े. ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार माइंड में रखकर चलेगा जब भी आप एग्जाम्पल लिख रहे हो एग्जाम में. फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्ट डाइट, मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, डेंटल डाइट. दिस इज़ अ नॉर्मल डाइट मॉडिफाइड ओनली इन टेक्सचर फॉर ईजी च्यूइंग. तो सॉफ्ट डाइट में और मॉडिफिकेशन किया जाता है, फिर उनको धीरे धीरे ऐसा खाना दिया जाता है जो कि थोड़ा हार्ड हो, बट दे कैन ईजिली च्यू दैट फूड. इट इज़ गिवन टू एल्डरली पीपल हु हैव डेंटल प्रॉब्लम्स और पेशेंट्स हु कैन नॉट च्यू ड्यू टू डेंटल, मेडिकल और सर्जिकल कंडीशंस. तो ये तो खाना है जो बुज़ुर्गों को दिया जाता है, प्लस ऐसे लोगों को जिनका कोई सर्जरी हुआ हो बकल कैविटी से रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड. सो ऐसे लोगों को जो है थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट का मॉडिफाइड वर्जन जो है खाने के लिए दिया जाता है.
The food in mechanical soft diet may be full, liquid, chopped, mashed, pured, or regular food with soft consistency. Simple salads, fruit salads, and cottage cheese may be included. No food is restricted, unlike the normal soft diet. Simple processes like removing the skin and seeds of fruits. सो क्या किया जाता है, स्किन एंड मतलब छिलका उतार के पील ऑफ करके उनको दिया जाता है खाने के लिए, तो दे कैन ईजिली च्यू दैट फूड. फॉर एग्जाम्पल हमारा आलू, हमारा पोटैटो है, उसका अगर हम स्किन पील आउट कर दें और उसको बॉईल करके दें तो दे कैन ईजिली swallow और chew दैट, वो सॉफ्ट हो जाता है. मैशिंग और चॉपिंग द फूड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस एक्सेट्रा आर एम्प्लॉयड. और ऐसी चीज़ें भी जो है मैश करके हम किसी भी सब्ज़ी को या किसी भी फ्रूट को दे सकते हैं उनको. सो ये चीज़ें जो हैं हमारी फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ दिस सॉफ्ट डाइट में इंक्लूड होती हैं. तो ब्लैंड डाइट्स क्या होती हैं? ब्लैंड डाइट्स कंसिस्ट ऑफ फूड दैट आर सॉफ्ट, माइल्डली स्पाइस्ड एंड लो इन फाइबर, जिनमें बहुत कम मात्रा में जो है हमारी कम क्वांटिटी में हमारे मसाले यूज़ हुए हों, और ऐसी डाइट्स जो बहुत ही लो हों फाइबर में. ओके, दिस डाइट हैज़ फूड्स दैट डू नॉट इरिटेट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मैकेनिकली, केमिकली एंड थर्मली. तो ये खाना जो है, जो भी ऐसा खाना होता है वो बहुत ज़्यादा थर्मली मतलब गर्म नहीं होता. अगर हम गर्म इन द सेंस कि वो उसकी तासीर गर्म नहीं होती उस खाने की. उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को वो मैकेनिकली और केमिकली ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता. लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता. ज़्यादा जूसेस का जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना पड़ता. ये खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. इट इज़ गिवन टू पेशेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस. तो जिन पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर होता है, छाले होते हैं स्टमक में, उनको ऐसा खाना दिया जाता है बिकॉज उनका जो ये डिजीज़ है, गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर है, वो थर्मल की वजह से होता है. थर्मल कंडीशन अंदर क्रिएट हुई, उस वजह से ही आपको ये चीज़ें हुई हैं. थर्मल कंडीशन इन द सेंस कि आपके पेट में गर्मी बढ़ गई, जिस वजह से आपको ये चीज़ें हो रही हैं. उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल्स, लो फैट और फैट फ्री मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. फैट फ्री मिल्क हो गया हमारा डबल टोन्ड मिल्क. सो दूसरा है हमारा ब्रेड, पास्ता मेड फ्रॉम रिफाइंड सेरेल्स, राइस, कुक्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो ये एग्जांपल्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा. सो ऐसे टाइम पे अगर हमारी कोई सर्जरी हुई है या हम स्वॉलो करने के लिए एबल नहीं है, डाइजेस्ट करने के लिए एबल नहीं है, तो फूड्स ऐसे कौन से होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए? फैटी फूड्स, स्ट्रॉन्ग टी, कॉफ़ी, अल्कोहलिक बिवरेजेस. अल्कोहलिक बिवरेजेस में आ गया हमारा रेड बुल, बियर. और कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, हमें स्पाइसेस को नेग्लेक्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. हाई फाइबर फूड्स, हॉट सूप्स एंड बेवरेजेस एंड होल ग्रेन्स रिच इन फाइबर्स. तो ऐसी चीज़ों को, होल ग्रेन्स हमारा गेहूँ, आटा, राइस, इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए. सो ऑल्टर्ड फीडिंग रूट्स, मॉडिफिकेशन इन द मेथड ऑफ फीडिंग. सो ऑल्टर्ड क्या है? अभी कोई पर्सन है जो कि बेहोश है, कोमा में है, उसको हम कैसे खाना देंगे, कैसे फीडिंग कराएंगे? तो उसके लिए होता है ट्यूब फीडिंग. या कोई ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल जिसका माउथ ही डैमेज है, जिसके दांत ही नहीं है, जो कि पूरा गैस्ट्रिक जो ट्रैक्ट है वो ही डैमेज है, उसका ईसोफेगस डैमेज है, बक्कल कैविटी पूरा डैमेज हो चुका है. तो ऐसे पेशेंट्स को खाना कैसे दिया जाएगा? The best way route for feeding the patient is orally by mouth, but some patients are not able to chew or swallow. For example, if a person is unconscious or has a problem with the esophagus. So ऐसे सबसे बेस्ट तरीका है कि खाना अपने मुंह से चबाकर खाए पेशेंट. लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पेशेंट्स इतने एबल नहीं होते हैं कि वो खाना चबाकर सटक कर खा सकें. तो उनको क्या किया जाएगा? इनगल्फ करके खा सकें. तो कैसे बोला जाएगा उनको? उनको जैसे ईसोफेगस में उनके प्रॉब्लम है कोई, तो उनको हम ईसोफेगस हमारा फूड पाइप, तो उनको हम ऐसे खाना दे ही नहीं सकते जो कि वो swallow करके खाएं, क्योंकि उनका पूरा ईसोफेगस फूड पाइप भी डैमेज पड़ा है. तो हाउ दे कैन swallow द फूड और chew द फूड? सो many diseases like cancer and their treatments can affect the eating and drinking patterns of patients. In such situation, either IUF following two options is adopted to feed the patient. So ऐसे 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जिनको हम अडॉप्ट करके पेशेंट को ऐसी कंडीशंस में भी फीड करा सकते हैं. पहला होता है हमारा ट्यूब फीडिंग. इफ़ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट गट इज़ वर्किंग एंड can still move food through the body, tube feeding is used in liquid formula diets which are nutritionally complete. Feeds are delivered through a
nasogastric functioning normally but who cannot eat enough to meet their nutritional requirements. So क्या होता है कि जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका गट जो है पूरा डैमेज हो चुका है, तो उनको हम कैसे देते हैं, हम नेज़ल कैविटी के थ्रू जो है उनको खाना देते हैं। लाइक नाक में जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लेडी जो यहाँ पे लेटी है और जो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है, इन्होंने इनके नोज़ में एक जो है पाइपलाइन लगाई है, जिसके थ्रू मतलब एक सप्लाई लगाया जिसके थ्रू वो उनको यहाँ से फूड सप्लाई दे रहे हैं और उनके नेज़ल कैविटी के थ्रू वो उनके अंदर जा रहा है, उनको फीड हो रहा है वो खाना। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जब किसी को जैसे बकल कैविटी कैंसर होता है, किसी को माउथ कैंसर है, किसी को फूड पाइप कैंसर है, तो ऐसे टाइम पर खाना च्यू करने के तो कोई एबल है नहीं, तो उनको ऐसा खाना दिया जाता है जो कि उनकी नोज़ के थ्रू उनको फीड कराया जाता है। सो ये खाना क्या होता है, ईज़िली ये भी एक हमारा प्रॉपर लिक्विड डाइट में ही आता है, जो कि लिक्विड होता है। सो ईज़िली वो पर्सन जो है वो इतना एबल तो है कि वो अपना खाना पचा सके, तो इसलिए उनको ऐसा खाना दिया जाता है, डाइजेस्ट कर सके, तो इसलिए उनको नेज़ल के थ्रू खाना दिया जाता है। ओके, सो सच पीपल include those with a poor appetite for a long time, severe protein energy, undernutrition, liver failure, head or neck injury, serious illness such as burns that increases nutritional requirements. Also, seriously ill or undernourished people may be fed थ्रू आर ट्यूब बिफोर सर्जरी। तो ऐसे जिनको भी ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को जो है हम ट्यूब फीडिंग करवाते हैं। दूसरा आता है हमारा इंट्राविनस फीडिंग। इंट्राविनस फीडिंग का मतलब क्या है कि उनको उनकी नसों के द्वारा खाना फीड कराया जाता है। तो इंट्राविनस फीडिंग और पेरेंट्रल न्यूट्रिशनल थेरेपी। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन थेरेपी इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्राविनस फीडिंग, वेयर द पेशेंट इज नरिश्ड विद स्पेशल सॉल्यूशंस, फ्लूइड्स कंटेनिंग वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स। सो ऐसे बैग्स होते हैं, अगर आपने कभी हॉस्पिटल में विजिट किया हो तो ऐसे बैग्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें प्लाज्मा, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, कैल्शियम और हमारा ग्लूकोज, ये सब जो है फिल्ड आउट रखा होता है और पेशेंट्स को वो दिया जाता है। क्यों? क्योंकि या तो पेशेंट कोमा में है या बिल्कुल भी उसकी ये कंडीशन नहीं है कि वो खाना खा सके और नेज़ल कैविटी के थ्रू भी नहीं खा सकता, तो ऐसे लोगों को इंट्राविनस फीडिंग कराई जाती है, दैट आर गिवन थ्रू अ ड्रिप इन द वेन, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। तो एक ड्रिप होती है जिसको उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फिर उनको खाना दिया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। द पेशेंट कैन नॉट ईट और एब्जॉर्ब इनफ फूड थ्रू ट्यूब फीडिंग फॉर्मूला और बाय माउथ टू मेंटेन गुड न्यूट्रिशन स्टेटस। सो इसका क्या मतलब है कि जो पेशेंट्स बिल्कुल भी एबल नहीं है कि एक गुड न्यूट्रिशन जो है अपने माउथ के थ्रू इनगल्फ कर सकें, तो उनको क्या किया जाता है, उनको ऐसा फूड दिया जाता है जो कि उनकी वेन्स के थ्रू उनके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। व्हेन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली और व्हेन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मस्ट बी टेम्परली केप्ट फ्री ऑफ फूड, एग्जाम्पल ऑपरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। सो जब इंटेस्टाइन या फिर और गट्स का कोई ऑपरेशन हुआ होता है, तो ऐसे टाइम पर उनको क्या किया जाता है, उनको इंट्रावेनस फीडिंग दी जाती है कि आप इंट्रावेनस फीडिंग कीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी पेशेंट क्या है, इतना एबल ही नहीं है, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा फूड, बिल्कुल भी डाइजेशन के लायक नहीं बचा है अभी पेशेंट का जो अंदर बॉडी पार्ट्स है, या फिर उनको कोई कैंसर डेफिशिएंसी ऐसी है कि भाई वो मुंह से भी खाना नहीं खा सकते हैं। दूसरा, इट इज़ गिवन व्हेन न्यूट्रिशन थेरेपी इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, और ये तब दिया जाता है जब न्यूट्रिशनल थेरेपी बहुत लंबे समय के लिए पेशेंट को चाहिए हो। ट्यूब फीडिंग इज़ प्रेफर्ड ओवर इंट्रावेनस फीडिंग इफ़ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ फंक्शनल, और अगर पेशेंट इतना एबल है कि वो खाने को पचा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, मूव कर सकता है इनसाइड द बॉडी, तो उनको ट्यूब फीडिंग कराई जाती है। लेकिन पेशेंट बिल्कुल भी एबल नहीं है, तो उनको इंट्रावेनस फीडिंग पर डाला जाता है कि अब आप वेन्स के थ्रू खाना खाइए। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन इन प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। सो क्लिनिकल न्यूट्रिशन का क्या रोल है क्रॉनिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए? क्रॉनिक डिजीज़ कौन से डिजीज़ होते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं? Okay, diet, good nutrition and healthy lifestyle are very important during treatment of disease and for controlling and delaying the age of onset of chronic diseases. डिजीज़ के टाइम पे जो है हमारे को एक अच्छा न्यूट्रिशनल इनटेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा लंबी डाइट थेरेपीज़ चलती हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकल डाइट थेरेपीज़ चलती हैं, जिनके थ्रू जिनकी ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है।
तो इसके ऐसे टाइम पर हमारे को क्या है, हमारे को प्रॉपर न्यूट्रिशन की जो है रिक्वायरमेंट होती है, तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपना डाइट थेरेपी भी लेते हैं, प्लस मेडिकल थेरेपीज भी ली जाती हैं. So these days, many popular foods are processed food which have high amount of fat, sugar, and many additives. They are prepared from highly refined foods which are deficient in fiber and important nutrients required for good health. So ऐसा खाना आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मार्केट्स में मिल जाता है, जो कि फ़ाइबर में तो बहुत लो है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता ज़्यादा फ़ाइबर कि हम पेशेंट को दें, बट हमें अदर न्यूट्रिएंट्स में वो खाना रिच मिलता है. सो ऐसे खाने को जो है पेशेंट्स को दिया जाता है. Recent trends and types of changes in diet of urban Indian over the past decade: increased fat consumption, increasing consumption of refined sugar, reduced intake of fiber, consuming food deficient in vitamins and minerals, increased consumptions of animal protein, non-vegetarian food items. So ये ऐसे ट्रेंड्स हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही आए हैं, जिसमें कि पूरे अर्बन इंडियंस की डाइट में चेंज कर दिया, क्योंकि आजकल लोग क्या है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ही मिनरल डेफिशिएंट फूड खाते हैं, विटामिन डेफिशिएंट फूड खाते हैं, फाइबर रिड्यूस्ड फूड खाते हैं. सो ये चीज़ें जो है हमारे आजकल ट्रेंड में आ गई हैं. आजकल क्या खाया जा रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खाई जा रही हैं, नॉन वेजिटेरियन चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें खाई जा रही हैं. कंसिक्वेंसेस ऑफ दीज डाइटरी चेंजेस, अब इनका कंसिक्वेंस क्या है, इनका क्या मतलब असर क्या होगा इनका. द इंसिडेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस का मतलब है हार्ट रिलेटेड डिजीज़. जितने भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको हम कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस में बोलते हैं. एंड कैंसर ऑफ द कोलोन हमारा एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जिसमें कि कैंसर हो जाता है हमारी इम्प्रॉपर डाइट्स की वजह से. इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड कंज्यूमिंग डाइट्स हाई इन शुगर एंड फैट एंड लो इन फाइबर. सो हम कैसा खाना खा रहे हैं आजकल के टाइम में, जो कि फैट और शुगर में बहुत ज़्यादा हाई है, बट फाइबर में बहुत ज़्यादा लो है. तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है. प्लस हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर रहे हैं. कोई बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कि एक तो अच्छे डाइट फॉलो कर रही है और ऊपर से पूरा प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज, योगा, जिम, ये प्रॉपर फॉलो कर रही है. द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड रिलेटेड डिजीज, एग्जाम्पल हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ हाई कंजम्पशन ऑफ कन्वीनियंस एंड प्रोसेस्ड फूड. तो कन्वीनियंस एंड प्रोसेस्ड फूड्स क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा इंटेक किए जाते हैं. कहीं भी गए, कॉन्टामिनेटेड या प्रोसेस्ड जो सैंडविचेस पड़े हैं वो खा लिए, पैटीज़ खा लिए. तो ये क्या हुआ, ये हमारे हाइपरटेंशन को बढ़ावा देता है. किडनी रिलेटेड डिजीज़ हैं, उनसे हमारे को बहुत ज़्यादा फेस टू फेस फिर उनका हमें अफेक्ट करती हैं वो. फिर दे हैव हाई सॉल्ट एंड सोडियम कंटेंट, बहुत ज़्यादा इनमें नमक और सोडियम होता है. डिक्रीज इन टेक ऑफ पोटेशियम रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स. लो कैल्शियम इनटेक, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस. सो ये सारे जो है इनके कंसिक्वेंसेस हैं, जो कि हम ऐसी डाइटरी जो हमने चेंज किया हमारी आजकल के टाइम में, जो हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, इस स्टेज की वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल ओबीज़ हैं, डायबिटिक हैं. हर घर में डायबिटिक पेशेंट तो मिलता ही मिलता है. सो वो किस लिए, बिकॉज जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा डाइट का जो चेंज हुआ है, उसकी वजह से ये सब हमें देखने को मिलता है. जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, जो वो हमें नॉलेज देता है इन्फॉर्मिंग टू मेक हेल्दी एंड करेक्ट फूड्स एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस. हमें पता लगता है कि हमें क्या चीज़ें करनी है और हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है हमारे एक अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए. क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट can play a vital role in preventing development of such problems by providing diet counseling and guidance. So न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो हमें करियर काउंसलिंग भी देते हैं कि हम कैसे एक अच्छी डाइट फॉलो करके अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, अपने आप को सारी डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं. दूसरा है, दे कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड फॉर प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू वेरियस ग्रुप्स सच एज स्कूल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉलेजेस एक्सेट्रा. सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमारे को न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए और अदर लाइक ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ पे हमें न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है. तो वो लोग क्या करते हैं, एक अच्छा काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए हमारी डेफिशिएंसीज को देखकर, हमारी कंडीशंस को देखकर. सो ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट का क्या रोल है हमारी लाइफ में. प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायटिटिक्स.
सो ये एक बहुत अच्छा करियर है आने वाले टाइम में, बिकॉज़ हर कोई जिस तरीके से अपनी डाइट चेंज हो रही है आजकल लोगों की, लोग फैटी डाइट्स ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, ओबीज़ हैं, डायबिटिक हैं, तो अब आज के टाइम में, आने वाले टाइम में क्या होगा, पेशेंट्स को न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, डायटीशियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक अच्छा करियर चॉइस है फॉर द फ्यूचर। अगर आप ये सारी चीज़ें, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है पेशेंट्स को काउंसलिंग देना, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस करियर ऑप्शन। ओके, so physiological changes in various disease, changes in RDA, nutrient requirements in illness, and types of dietary modification required during illness, traditional ethnic cuisines. So ये सब क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं जब आप हायर स्टडीज़ परस्यू करते हैं अपने डाइटेटिक्स में या न्यूट्रिशन में। सो स्किल्स कैसे होनी चाहिए, असेसिंग होना चाहिए, प्रॉपरली आपको देखना होना चाहिए, ऊपर से आप ऑब्जर्विंग होनी चाहिए, आपको प्रॉपर पेशेंट को ऑब्जर्व करके, असेसमेंट करके, उनकी जो भी कंडीशन है उसको डायग्नोस करना आना चाहिए। उसके बाद उनको एप्रोप्रिएट आप डाइट जो है वो प्रमोट करा सकें, फॉलो करा सकें। उसके बाद उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको उसका एक प्रॉपर आपके पास एजेंडा होना चाहिए कि आपको आपने जो उन्हें चेंजेस दिए थे, मॉडिफिकेशंस कराए थे, वो आपको प्रॉपर देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। कंप्लीट थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको न्यूट्रिशन के सारे एरियाज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक फूड साइंस, फूड कंपोजिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत कहाँ पर होती है, किस लिए कौन से इंग्रेडिएंट कब चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट हमें कब चाहिए, किस बीमारी में किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर नॉलेज जो है मिलेगी अगर आप हायर स्टडीज़ परस्यू करते हैं अपने डाइटेटिक्स, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में। तो उसके बाद आता है फिजिक्स, टू बी एबल टू इफेक्टिवली यूज एंड इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ द वेरियस इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड सर्विसेज। नॉलेज ऑफ फूड साइंस मैनेजमेंट एंड क्वांटिटी फूड प्रोडक्शन इज़ असेंशियल। तो हमें पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए फूड के बारे में, प्रॉपर फूड इंडस्ट्री का हमें नॉलेज होना चाहिए, तभी हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स, रिकॉर्ड कीपिंग, बिकॉज ये सब आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखेंगे कि आपने किस पेशेंट को क्या चीज़ प्रिस्क्राइब की थी, और उनके अंदर जो आपने चेंजेस लाइक आपने माना था कि ये चेंजेस आपको मिलेंगे, एज्यूम किया था, वो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पर। एडिशनल नॉलेज, एपिडेमियोलॉजी एंड द पैटर्न्स ऑफ प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस, skills in surveying patient population, laboratory research using biochemical parameters. So ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। Preparing for a career in clinical nutrition and dietetics. So basic qualification is passing 10+2 level followed by completion of a BSc Home Science. तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपने होम साइंस का सब्जेक्ट लिया हो। फिर आप आगे फर्दर इसमें बीएससी होम साइंस कर सकते हैं, या बीएससी विद अ स्पेशलाइजेशन ऑफ इन न्यूट्रिशन कर सकते हैं, बीएससी न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं। टू बी अ डाइटिशियन इट इज़ मैंडेटरी टू हैव एटलीस्ट आ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, लाइक आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। डाइटेटिक्स विद एन इंटर्नशिप टू क्वालिफाई टू बी रजिस्टर्ड डाइटिशियन, और आपने आरडीए का एक एग्ज़ाम होता है रजिस्टर्ड डाइटिशियन का, वो आपने दिया होना चाहिए ताकि आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन की लिस्ट में आ जाएं। Those who have a BSc degree in home science, life sciences, biochemistry, microbiology और biotechnology can enter this area at the postgraduate diploma level. So ये सब बताया हुआ है कि हमें क्लिनिकल न्यूट्रिशन अगर हम परस्यू कर रहे हैं तो हमारे पास और क्या क्या फील्ड्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो स्कोप बहुत अच्छा है, ये करियर फील्ड बहुत अच्छा है और स्कोप है इसमें। क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स हैज़ अ वास्ट स्कोप फॉर सक्सेसफुल करियर और डाइटिशियन, डाइट काउंसलर, टीचर, रिसर्चर और कॉर्पोरेट कंसल्टेंट। तो ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि एक अच्छे न्यूट्रिशन या डाइटिशियन में क्या स्किल्स होने चाहिए, या फिर अगर आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, आपने ये चैप्टर पढ़ा, तो आपको क्या स्कोप्स दिखे इसमें। तो करियर अपॉर्चुनिटीज इन फूड इंडस्ट्री, या फूड इंडस्ट्री के इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, सो करियर एवेन्यूज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़,